Zest IAS, nurturing minds. We'll start with question number 31 now. So from here onwards, polity section has started. Question says, in essence, what does due process of law mean? So there are 4 options given and interesting question, क्योंकि जो ऑप्शन है वहीं पे आपको क्लोज बाय दिख सकते हैं. एक तो जो है आपका 4th ऑप्शन, इक्वालिटी बिफोर लॉ. यहाँ पे जब भी ऐसा कोई आपको मीनिंग, कंसेप्ट, इसेंस ये सब पूछा जाता है तो सबसे पहला आपका अप्रोच होना चाहिए कि जो रिडंडेंट ऑप्शन है उसको मैं कट डाउन करूं. तो रिडंडेंट ऑप्शन पहले तो मुझे डी दिख रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो आपके रूल ऑफ लॉ से एसोसिएटेड है, राइट. तो इसलिए ये ऑप्शन कट गया. दूसरा मेरा ऑप्शन बचता है, अभी ये तीनों भी थोड़े बहुत क्लोज बाय बोल सकते हैं, उसमें भी सेकेंड वन इज somewhat redundant option because this is another part of article 21. हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट ये भी आपका कट डाउन होता है क्योंकि आर्टिकल 21 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, बट जुडिशियरी ने आफ्टर एक्सपांडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 दे हैव इंक्लूडेड दिस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो ये तो नहीं है, इसका मतलब दीज आर नॉट इन सिंक. ये आपको क्लियर ही है. तो बी कट डाउन होता है. आपके 2 ऑप्शन बचते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ. अभी यहाँ पे यूपीएससी इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकता है, ए और सी. सो माय जजमेंट goes with option number A and I will give you the reason why I'm saying A answer. क्योंकि देखो जब भी यूपीएससी ने इसेंस या फिर डेफिनेशन जितनी पूछी है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो इंटरप्रिटेशन हमेशा उसका ब्रॉडर रखा है. इंटरप्रिटेशन गोज फॉर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग. तो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग अगर इसेंस में पूछ रहा है, सो दैट मस्ट इंक्लूड सम काइंड ऑफ फिलॉसफी और सम काइंड ऑफ प्रिंसिपल. क्योंकि इसेंस मतलब इट इज नॉट जस्ट आस्किंग कि उसके लिटरल एंड स्पिरिट में, स्पिरिट की बात कर रहे हैं, एज इट इज लिटरल सेंस नहीं पूछ रहा है, राइट. ये जो फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है दैट इज द लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सो अगर ये लिटरल मीनिंग के साथ जाता है तो दैट इज फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ. बट ये जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये आपकी क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज नेचुरल जस्टिस इज समथिंग ब्रॉडर कंसेप्ट. इट ऑल्सो इंक्लूड्स रीजनेबलनेस. It also suggests that the law should be just, it should be fair, right? So that's why my approach and my understanding goes with option number A. So let's discuss more about due process of law. So due process of law, this is borrowed from US Constitution in contrast to your procedure established by law that is borrowed from Japanese Constitution, right? Then where it came from, because it was not there in the original constitution. Original constitution में हमारा सिर्फ क्या था, procedure established by law, and this was been included when Supreme Court was taking interpretation of Article 21. तो इसका एक्सपांशन कौन से केस में हुआ था, मेनका गांधी केस, जहां पे बोला था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर fundamental right, that is article 21. And conceptually what does it mean? It means the law should be fair, it should be just, it should be reasonable, and also it must be free from arbitrariness. तो ये सारी चीजें according to me कवर होती है आपके ऑप्शन नंबर 1 में, that is principle of natural justice में. Next question. So this is again assertion reason type question. Statement 1, prisons are managed by state governments with their own rules and regulation for the day to day administration of prisons. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेट में, स्टेट लिस्ट में आपका जो प्रिजन एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, ये ऑलरेडी आ चुका है आपके CSE 2021 के पेपर में. तो अगर किसी ने 21 किया होता तो ये इजीली आपको पता है कि आपके जो प्रिजन मैन्युअल्स बनते हैं दैट इज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. स्टेट टू स्टेट ये रूल्स लॉज
फॉर प्रिजन चेंज होते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय प्रिजन एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसली केप्ट सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. दिस इज आवर ब्रिटिश लेगेसी दैट इज बीइंग कंटिन्यूड. एंड ये जो प्रिजन एक्ट है 1894 उसका जो सेक्शन 59 है दैट सेज दैट पावर टू मेक रूल्स इज विद द स्टेट्स. सो इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है एंड दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन एज वेल. सो ऑप्शन ए इज राइट. बट यहाँ पे अगर यूपीएससी कुछ डिफरेंट इंटरप्रेट करती है तो आंसर आपका चेंज हो सकता है. किस केस में डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है? जब ये इस चीज को हाईलाइट कर रही है, ये जो लाइन है एक्सप्रेसली केप द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो ये क्या आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट. और ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट ये कब हुआ था? इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब सेंटर में डायरकी आई थी. और इसी एक्ट में हमें पता है कि प्रोविंशियल डायरकी अबॉलिश हुई थी और सेंटर में डायरकी लाई थी. एंड एट दैट टाइम सेंटर का जो सब्जेक्ट था प्रिजन दैट वाज बीइंग केप्ट अंडर प्रोविंशियल सब्जेक्ट. तो अगर इसका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं है, इसकी वजह से अगर स्टेटमेंट गलत होता है तो दैट इज समथिंग यूपीएससी हैज टू डिसाइड. बट फॉर नाउ वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर ए. 33 नंबर, ये तो जो क्वेश्चन आया है ये तो आपके एकदम हाथ के मार्क्स है क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है. बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपके जो पॉलिटी के नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, एक तो आपके फंडामेंटल कोर नॉलेज से आते हैं, उसके बाद ये जो इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, इंटरप्रिटेशन आपका जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 31 में भी देखा, उसके पहले भी लिबर्टी की डेफिनेशन पूछी थी, सोशल कैपिटल ये पूछा था, है ना. तो ये सारे जो है आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है. आप जितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उस की कंसेप्ट का रखोगे उतना ज्यादा आपका ऑप्शन सही होगा. तो चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है, उसका अंडरस्टैंडिंग जो है हमें एग्जैक्टली पता है कि डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट. एंड ये जो क्वेश्चन है ये इतनी बार एज इट इज रिपीट हुआ है वर्ड टू वर्ड. जैसे आप देख सकते हैं सीएससी 2020 में ये क्वेश्चन आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज लिमिटेड गवर्नमेंट. तो यही स्टेटमेंट आपको 23 में भी पूछा गया था. ये 21 का क्वेश्चन है जहां पे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद 2014 में भी सिमिलर क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स ये मतलब आया. तो सी यही सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है. सो दीज आर समथिंग आपके विद इन 5 सेकेंड्स वाले क्वेश्चन है जो आप +2 अर्न कर सकते हैं. उसके बाद 34th क्वेश्चन, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनैक्टेड टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. यहाँ पे हमने पहले रिडंडेंट ऑप्शन कट डाउन करने, जैसे ये 86 अमेंडमेंट आया था, ये कब आया था? 2002 में. और इससे क्या इंसर्ट हुआ था? आर्टिकल 21A. तो दिस इज गॉन. उसके बाद क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था. 44th अमेंडमेंट एक्ट विच इज ब्रॉडली फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. ये 42nd के रिस्पॉन्स में लाया था. एंड यहाँ पे पार्लियामेंट के डिसीजंस को इनफैक्ट ओवरकम किया था, नॉट द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. तो फंडामेंटल राइट्स का भी रिस्टोरेशन हुआ था, जुडिशियल पावर का भी रिस्टोरेशन हुआ था. एंड 42nd, अब यहाँ पे ए एंड बी में थोड़ा सा क्लोज कॉम्पिटिशन आ सकता है एंड इन एग्जाम सिचुएशन वी माइट गेट कंफ्यूज्ड. बट हमें अगर क्लैरिटी के साथ पता है ये सारे अमेंडमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर इसकी क्लैरिटी है तो यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं उठता है. बिकॉज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो यहाँ पे एक तो फंडामेंटल राइट के अलावा भी काफी सारी चीजें इंक्लूड हुई थी 42nd अमेंडमेंट में. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, ये स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं, स्पेसिफिक. ठीक है. तो इस वजह से भी 42nd हम निगेट कर सकते. उसके अलावा सेकेंड थिंग, इसका जो ऑब्जेक्टिव था क्या था कि पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट पावर है
उसको बढ़ाना, उसको एक्सपांड करना। तो इसके लिए मोर और लेस आर्टिकल 368, आर्टिकल 13, इन सब के बारे में पार्लियामेंट्स के ओवरऑल अमेंडमेंट पावर को प्रायोरिटाइज करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था पार्लियामेंट की तरफ से। एंड फर्स्ट अमेंडमेंट विच इज इन 1951। तो यहाँ पे हमें पता है क्या क्या चीजें हुई थी। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है ये। दिस वाज आल्सो बीन आस्क्ड इन पॉलिटिकल साइंस मेंस पेपर, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज, यहाँ पे कौन से आर्टिकल्स में चेंज किया था, हमें पता है कि आर्टिकल 15(4) ये कुछ ऐड किया था फॉर द स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशल एंड बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए एक्सेप्शन दिया था, राइट, क्योंकि आर्टिकल 15 में इक्वालिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्शन दिया था, स्पेशल प्रोविजन क्रिएट किया था सोशल एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। उसके अलावा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंसर्ट किए थे अंडर आर्टिकल 19(2) एंड 19(6) विच इज फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड उसके बाद नए आर्टिकल्स ऐड हुए थे, आर्टिकल 31A, 31B एंड एज वेल एज 9th शेड्यूल। तो हमें पता है ये सब किस चीज क्या चीज के लिए, पैच, लैंड रिफॉर्म्स के जो सारे लेजिस्लेशंस है उनको इसमें रखा था टू प्रोटेक्ट फ्रॉम जुडिशियल चैलेंजेस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस को ओवरकम करने के लिए था। तो उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट क्या था कि लैंड रिफॉर्म्स चल रहे थे, जमींदारी अबॉलिश की थी। तो एट द सेम टाइम 1950 में आपकी रमेश थापर केस है जहां पे ये चीज चैलेंज हुई थी, फंडामेंटल राइट्स पूछे गए थे राइट टू प्रॉपर्टी को लेके। एंड जो आपके 31B है इनको भी ये इसीलिए ऐड किए थे, राइट। 1950 में बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, उसी को चैलेंज करने के लिए कामेश्वर सिंह केस लड़ी गई थी। तो इसमें जो डिसीजन दिए थे उसमें क्या बोला था कि दीज रिफॉर्म्स, जो आपके लैंड रिफॉर्म्स है, दीज आर वायोलेशन ऑफ योर आर्टिकल 14 विच इज राइट टू इक्वालिटी। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया था 31A, 31B एंड 9th शेड्यूल, सो दैट वी विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम चैलेंजिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई माय आंसर इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे आसान क्वेश्चन था पूरे पेपर में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूछी थी। सो वी नो कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है विच वाज बीइंग उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था थ्रू 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था? 2018 में हुआ था। एंड न्यू आर्टिकल वाज बीइंग एडेड, आर्टिकल 338B। तो ये तो हमें जानकारी पता है। उसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1993 में एक्ट जो आया था उसके थ्रू आया हुआ है। फिर आता है आपका नेशनल लॉ कमीशन, दिस इज neither statutory body nor constitutional body। आपकी ये जो है आपके गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन से बनती है। उसके बाद फोर्थ, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, तो ये आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके अंडर ये बॉडी बनी है। सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी पूछा है, तो दैट इज ओनली ऑप्शन नंबर A, 1, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके कोर नॉलेज से सॉल्व होगा, इसके लिए भी आपको कोई लॉजिक ट्रिक कुछ भी नहीं यूज होगा, क्योंकि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपके कोर कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। दिस इज इररिप्लेसेबल, नॉलेज इज इररिप्लेसेबल हियर। ये आपके कन्वेंशनल रीडिंग में बहुत बार आना ही चाहिए, ठीक है। 36, इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, all acts done by him or her in the performance of duties of his or her office of president before the date of the decision becomes invalid। तो हमें पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, even if before the date of decision these all catch। We all know that all the acts done by him in the performance of duties before the date of decision remains valid, right? Those remains valid.
सो इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। सो वी नो that as and when such assemblies are dissolved, members cease to be qualified. So आपका second statement भी wrong है। Third statement क्या बोल रहा है, when a bill is presented to the President of India, Constitution prescribes time limit within which he or she has to declare his or her assent. तो ये हमें पता है, ये जो power है it is given under Article 111 and here Constitution does not describe any time limit. Does not describe. So आपका थर्ड स्टेटमेंट में रॉन्ग है। सो आंसर इज डी, नन। तो ये जो आपका टाइम लिमिट है, टाइम पीरियड, इसी पे क्वेश्चन आया था 2020 में भी, विच वॉज फॉर टाइम गैप बिटवीन टू पार्लियामेंट्री सेशन। इसके लिए था ये क्वेश्चन 2020 में। तो जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट, वो एक्सेप्शंस याद रखना। जनरली कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इमीडिएट, अर्जेंट, इमरजेंसी जैसे प्रोविजन में ही कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की है। जनरली जैसे आपका स्पीकर का डिसीजन हो गया, यहाँ पे आपकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन दिस इज फ्रॉम द रिपीटेड थीम ऑफ यूपीएससी। बहुत बार फाइनेंस बिल, मनी बिल, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। सो हियर ये डिफरेंस पूछ रहा है। अभी देखो बहुत बार ऐसा हो सकता है कंफ्यूजन, क्योंकि हम समझते हैं कि दो टाइप के बिल्स होते हैं, फाइनेंशियल बिल एंड फाइनेंस बिल। तो हम जनरली अज्यूम क्या करते हैं कि फाइनेंस बिल इज मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल इज समथिंग, जैसे हम इसका अगर पैरामीटर देखें कि सारे बिल्स जो है वो फाइनेंशियल बिल्स कंसिडर करते हैं एंड मनी बिल इज वन पार्ट ऑफ इट, जो आपके आर्टिकल 110 में दिया है, एंड बाकी के जो फाइनेंशियल बिल्स है दोज आर अंडर आर्टिकल 107। तो ये जो है मनी बिल, दैट इज जनरली बीइंग अज्यूम्ड एज फाइनेंस बिल, बट हियर यहाँ पे यूपीएससी ने स्पेशली अलग से दिया है फाइनेंस बिल एंड मनी बिल, मतलब ये दोनों अलग अलग है। सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 107 के अंडर जो फाइनेंशियल बिल है एंड आपके आर्टिकल 110 के अंडर जो मनी बिल है, उसमें क्या डिफरेंस है ये पूछ रहा है, राइट। तो हमें देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये फाइनेंस बिल इज फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 107। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट बिल। यस, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में जो आपके राज्यसभा एंड लोकसभा के पावर्स जो है, इक्वालिटी ऑफ पावर, वो होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल एंड इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपके राज्यसभा में लोकसभा जैसे इक्वल पावर नहीं है, सिर्फ आप रेकमेंड कर सकते हैं, एंड दैट टू विद इन 14 डेज। 14 डेज में या तो आप रिकमेंडेशन दीजिए, विदाउट दैट ऑल्सो यू हैव टू पास इट ऑन, एंड Lok Sabha has power either to accept or reject all those recommendation or few of the recommendations. Third क्या बोल रहा है, in case of disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for the finance bill. तो generally as like financial bills जो है, those are similar to ordinary bills. तो ordinary bills के लिए आपकी joint sitting होती है. So this statement अगर ऐसे देखा जाए तो right है, ठीक है, क्योंकि इनके लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। बट अगर यूपीएससी ने यहाँ पे अलग इंटरप्रिटेशन लिया, इंस्टेड ऑफ नेसेसरी, एक्चुअल प्रोविजन क्या है, प्रोविजन इज द प्रेसिडेंट कैन समन ए जॉइंट सिटिंग टू रिजॉल्व द डेडलॉक। सो अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं तो जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैंडेटरी, नेसेसरी है। तो अगर इसको लिटरली समझा जाए तो उस हिसाब से क्वेश्चन स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सो योर आंसर इज बी, ओनली 2। बट अगर यूपीएससी ऐसे देखे कि वेदर जॉइंट सिटिंग प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल बिल और नॉट, देन यस इट इज एप्लीकेबल। तो अगेन ऑफिशियल आंसर की देखनी पड़ेगी, इट कैन बी बी और सी। आई विल गो विद द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वायरमेंट से है बट लॉ के ऊपर है, तो इन्होंने पॉलिटी के सेक्शन में डाल दिया है। वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व, तो ये हमारे कन्वेंशनल कोर
स्टैटिक में भी आता है। कम्युनिटी रिजर्व ये क्या है? दीज आर द बफर जोन्स, बफर जोन बिटवीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इनके बीच का ये बफर जोन क्रिएट करता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। सो एज वी नो, ये कब आया था? आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसमें अमेंडमेंट आई थी। दिस वॉज बीइंग अमेंडेड बाय सेंटर इन 2003 एंड यहाँ से हमारी दो चीजें क्रिएट हुई थी। एक तो है आपका कम्युनिटी रिजर्व एंड दूसरा आपका क्रिएट हुआ था कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो ये जैसे महाराष्ट्र में है, मेंधा करके लेखा विलेज में है, गोंड ट्राइब है, एंड इवन इन नागालैंड में मोर देन 100 कम्युनिटी रिजर्व्स है एज पर द MOFCC डेटा। तो ये तो काफी प्रोमिनेंट है फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। एंड इन दिस एक्ट, इन दिस अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 33, this provision is given that authority lies with chief wildlife warden. So ये statement सही है आपका। सेकेंड क्या बोल रहा है? hunting is not allowed in such area. तो even if you don't know anything about community reserve, ये statement तो आप पक्का सही करोगे, क्योंकि hunting आपके कोई भी environment protection के लिए कोई भी अगर step लिया है गवर्नमेंट ने, तो वो वहां पे hunting allowed ही नहीं होगी, राइट? ऐसे भी hunting is a crime। तो ये आपको जनरल ऑब्जर्वेशन से भी आप सही कर सकते हो। थर्ड क्या बोल रहा है? पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सो वी नो कम्युनिटी रिजर्व एज द नेम सजेस्ट, यहीं से हमारा ड्यूअल ऑब्जेक्टिव दिख रहा है कि आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, उसके साथ ही साथ आपको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी गोल है, तभी तो आप कम्युनिटी रिजर्व की बात कर रहे हैं, राइट? तो इसी वजह से आप नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आपका कोई भी फॉरेस्ट को हार्म नहीं हो रहा है इसके कलेक्शन की वजह से। सो दिस कैन बी अलाउड एंड द नेम इटसेल्फ सजेस्ट। अदरवाइज अगर आप नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वहां पे काफी रेस्ट्रिक्शंस है, विच इज वैलिड वन, बट कम्युनिटी रिजर्व इसीलिए नाम दिया है सो दैट इट विल बी people who are participating in the biodiversity conservation and as well as their own benefits can also be solved, so it will be more sustainable model, right? तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है। फोर्थ, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्लैरिटी होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है? पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये जो प्रोविजन है परमिटेड एक्टिविटीज, तो ये आपका इको सेंसिटिव जोन जो है वहां पे परमिशन है, और दैट इज अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, ये ECZ में काफी सारी परमिटेड एक्टिविटीज है, लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाउड है, हॉर्टिकल्चर अलाउड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अलाउड है। तो ये सारी चीजें जो परमिटेड एक्टिविटीज है दैट इज पार्ट ऑफ इको सेंसिटिव जोन। एंड अगेन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे, बहुत बार हुआ है ये। सो PYQ करने से आपका ये भी क्लियर ही होगा। सो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व में ये चीजें अलाउड नहीं है, नॉट इवन जूम कल्टीवेशन या कोई भी ट्रेडिशनल, मतलब यहाँ पे जूम कल्टीवेशन भी आ सकता है, राइट? स्लैश एंड बर्निंग टाइप का, बट वो तो छोड़ो, इवन फार्मिंग भी, एग्रीकल्चर भी अलाउड नहीं है इन कम्युनिटी रिजर्व। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर इज ओनली 3। अगेन दिस इज रिपीटेड थीम, बहुत बार यूपीएससी ने शेड्यूल्ड एरियाज, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, इन पे क्वेश्चन, 9th शेड्यूल, सब पे क्वेश्चन शेड्यूल भी पूछे, एंड शेड्यूल्ड एरियाज से भी बहुत बार रिपीट हुआ है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? विद इन अ स्टेट नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये कहाँ पे दिया है? आपका आर्टिकल 244 में दिया है दैट प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर डिक्लेयर एरिया टू बी शेड्यूल्ड एरिया। सेकेंड क्या बोल रहा है? द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस। सो यस, ये हायरार्कियल मॉडल है जहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट इज एट द हायर लेवल, देन ब्लॉक विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ, तो ये आपका थर्ड लेयर क्या है? विलेज। तो कलेक्शन ऑफ विलेज इज ब्लॉक, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री
ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन द स्टेट। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आपकी रिपोर्ट होती है, वी नो, एक तो ये नोटिफिकेशन किससे हो रहा है, प्रेसिडेंट से, तो रिपोर्टिंग किसको जाएगी, प्रेसिडेंट को। ये तो एकदम लॉजिकल कंक्लूजन है इसका। एंड कौन करेगा, गवर्नर करेंगे, चीफ मिनिस्टर क्यों करेंगे। सो गवर्नर प्रेजेंट दोज रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, दैट मे बी एनुअली or whenever required by the president, president can ask governor to present the report. So ये गलत है। Why executives will do this thing? जैसे governor is also part of it, but reporting mostly या तो गवर्नर को प्रेजेंट होती है, या फिर अगर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनकी भी रिपोर्टिंग किसको जाती है, प्रेसिडेंट को। तो my answer is only 2. This is again assertion reason based question. The Supreme Court of India has held in some judgments that reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency of administration. ठीक है, इसको होल्ड ऑन रखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए। Article 335 of the Constitution of India defines the term efficiency of administration. तो यूपीएससी बहुत बार इस वर्ड पे खेलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन किया गया है, एंड हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ब्रॉडर चीजें दी है, एंड इट लेफ्ट टू द एग्जीक्यूटिव्स कि आप उसके डिटेलिंग कीजिए, आप डिफाइन कीजिए। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे टर्म्स की डेफिनेशन नहीं देता। जैसे प्रीवियस ईयर में भी हमें पूछा था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, वहां पे भी ये रॉन्ग था। तो जनरली यूपीएससी यहाँ पे खेलता है, तो इसको आप रॉन्ग करेंगे, ठीक है। एंड वी नो कि इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज सच कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इसका एक इंटरप्रिटेशन दिया था। वो केस क्या थी, बीके पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2019 की जो केस थी, वहां पे इन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया था बस, दे ऑल्सो डिडंट डिफाइन इट। तो इसीलिए आपको ये स्टेटमेंट अगर गलत है तो आपका आंसर ही आ गया। अगर स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, दैट इज ओनली ऑप्शन नंबर सी। आपको फर्स्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है कि आपका आर्टिकल 16(4) इसके लिए जो लिमिटेशंस है वो बहुत सारे केसेस में इसको डिस्कस किया गया था, जैसे इंदिरा सोनी केस। तो थोड़ा बहुत रिजर्वेशन पॉलिसी का जो इवोल्यूशन हुआ है इंडिया में, उसके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट केसेस आपको पता होने चाहिए। रिसेंट में भी जो हुए थे, इंदिरा सोनी केस हो गया, एम नागराज केस हो गया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो ईडब्ल्यूएस के लिए लाया था, उसकी थोड़ी सी स्टैटिक चीजें क्लैरिटी रखना, क्योंकि उस यूपीएससी बार बार उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। Zest IAS, nurturing minds.